गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम आ गया है कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू एनडीए टेली टेस्ट पेपर नंबर 26। आज हमने ये पेपर इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया था और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पेपर जब मैंने कंडक्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि ये पेपर बहुत सिंपल है, बट देन पेपर बच्चों ने दिया और कुछ के स्कोर्स बहुत बेहतर आए। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो आई फाइंड कि कुछ क्वेश्चन इसमें रियल में थे जो थोड़े से लेंथी इन नेचर थे। तो अगर दो क्वेश्चन मैं इस पेपर में देखूं जो कि थोड़ा सा लेंथी इन नेचर था तो बाकी क्वेश्चंस अप्रोचेबल थे। एंड आई डोंट नो, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कोर्स जो थोड़े बुरे आते थे इस बार अच्छे भी आए हैं और कुछ बच्चे अपने स्टैंडर्ड स्कोर को मेंटेन करके थे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सही सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस का क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें तुमको बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टेक्स पॉइंट तुमको दिए हुए हैं। ये 3 वर्टेक्स पॉइंट वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, तो एक बार जल्दी से एक पैरेललोग्राम बना लेंगे और उसके ऊपर ये चारों वर्टेक्स हम लोग मार्क कर देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के वर्टेक्स पॉइंट है -1, 2, बी के लिए है 5, 1 और सी के लिए है 6, 5। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहां पे हमें डी निकालना होता है। तो अभी आधा क्वेश्चन तो वही है कि हम डी तक पहुंचे और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू बी। अब इक्वेशन डायगोनल बी से पास करने वाला, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग थोड़ी सी लगाने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर बी से मैं डायगोनल को पास करा रहा हूं तो 5, 1 उस डायगोनल के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में पुट करता हूं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड 5 -1 -4 ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में पुट करूंगा तो ये 5 -8 -1 ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैं श्योर हूं कि ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में जाता हूं तो 5 + 1 -6 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इस ऑप्शन में जाता हूं तो 5 + 2 -3 5 + 2 -3 ये नहीं कर रहा। तो इतना कंफर्म हो गया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही कि ये दोनों मेरे गलत आंसर हैं और सी और ए में से ही कोई आंसर मेरा सही होगा। तो अब ये कंफर्म करने के लिए हमें इसका चौथा वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले ए सी का मिड पॉइंट निकाल लो, क्योंकि वी ऑल नो कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो तुम्हारा पहला एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से 6 - 1/2 दैट इज 5/2 और y कोऑर्डिनेट इसका हो गया 7/2। तो अगर मैं डी वर्टेक्स को पॉइंट दे दूं x, y तो ये बन गया 5 + x/2 = 5/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ और x कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 आ गया। मतलब डी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 है। और दूसरा है 1 + y/2 = 7/2। इसको काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 6 है। अब हम यहाँ पे फिर से चेक करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ आई कैन बी श्योर कि मेरा जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन ही है, क्योंकि यही इकलौता है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी तो हमने वैसे ही फिल्टर कर दिए थे। तो आई थिंक सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ये इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था कि उसने तुमको सर्कल के ऊपर में 4 पॉइंट्स दे दिए और साथ में ये बोल दिया कि दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब ही यही होता है कि चारों पॉइंट्स तुम्हारे सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो एक एक करके हम लोगों को क्या करना है, ये एज्यूम करना है कि अगर ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं तो चारों के चारों सर्कल की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही। तो सबसे पहले साइड में लिख लो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और इसमें एक एक करके जो भी पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं उसको पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1, 0 पुट करते हैं। तो 1, 0 x और y की जगह डालने पे ये बन जाएगा 2g + 1 + c = 0। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि x के जगह मैंने 1 डाल दिया, y तुम्हारा गायब हो चुका है, यहां से ये y गायब हो जाएगा। तो तुम्हारा इक्वेशन जो आएगा 2g + 1 + c, मतलब तुम इसको लिख सकते हो 2g + c + 1 = 0। ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब हमारा दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 2, -7 x के जगह, तो ये बन जाएगा 4 + 49। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 4g - 14f + c = 0। तो यहां से इक्वेशन रेडी हो गई है। 4g - 14f + c + 53 = 0।
अब तीसरा पॉइंट पुट करेंगे 8,1 सेम इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 64 + 1 + 16g + 2f + c = 0। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई 16g + 2f + c + 65 = 0। अब देखो इतना करने में ही तुम लोग के टाइम निकल जाएंगे, मैं कह ही रहा हूं कि लेंथी क्वेश्चन है। अब इसके आगे क्या करना है, देखो ध्यान से, तुम्हें इस इक्वेशन से, देखो तीनों में सी सी है, तो इसमें से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा -1 - 2g, और इसको बारी बारी से एक बार इस इक्वेशन में और एक बार इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फाइनली तुम्हारे पास में g के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे g3, f -5 एंड c 9। अब जैसे ही तुमको ये कोऑर्डिनेट्स मिले तो तुम सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, x² + y² + 6x - 10y + 9 = 0। अब ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन आ गया है, जिसमें भी तुम्हें चौथा पॉइंट पुट करना बाकी है, और वो चौथा पॉइंट तुम्हारा है 9, k। अब इसको यहां पुट करोगे तो 81 + k² + 6 × 9 दैट इज 54, 6 × 9 54 - 10k + 9 = 0। एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं, रुक जाओ 2 सेकेंड। 6x मैंने इसको जो कैलकुलेट किया था तो मेरे आंसर्स आए थे f3 आया था, सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया एक्चुअली, f3 आया था g - 5, इसको कट कर लो, f3 आया था मेरा, f3 आया था g - 5 आया था, तो थोड़ा सा यहां पे भी चेंजेस करना पड़ेगा। f3 के हिसाब से और g - 5 के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी, इसको कट कर लो, यहां पे इक्वेशन हमें चेंज करना पड़ेगा यहां पे। तो f3 अगर डालते हैं और g - 5 डालते हैं तो ये बन गया x² + y² माइनस का 10x प्लस का 6y + 9 = 0। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे अपना चौथा पॉइंट दैट इज 9, k, तो ये 81 + k² - 90 + 6k + 9 = 0, जिसमें तुम देख सकते हो 81 + 9 -90 को काट देगा और तुम्हारे पास में फाइनली आ जाएगा k² + 6k = 0। अब जगह और बची नहीं है, क्योंकि यहां थोड़ा करेक्शन मैंने कर दिया, तो k कॉमन लेने के बाद यू कैन सी डायरेक्टली -6 और 0 इसका सही आंसर होगा। तो मैं मानता हूं ये क्वेश्चन काफी लंबा था, बट देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन सिंपल थे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, जो कि स्टैंडर्ड और कंजुगेट दोनों के केस के लिए अलग अलग होता है। तो पहले ये थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर तुम्हारा हाइपरबोला स्टैंडर्ड केस का है, जैसा कि हमारा फर्स्ट वाला हाइपरबोला है इस क्वेश्चन का, तो उसमें इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 + b² का अंडर रूट। और अगर तुम्हारा कंजुगेट वाला है तब तुम्हारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है और ये बन जाता है e' = होल अंडर रूट में 1 + a²/b²। ये स्टैंडर्ड है और ये कंजुगेट हाइपरबोला है। तो तुम्हारा क्वेश्चन फिलहाल सबसे पहले जो है 3x² - 4y² = 12। अब इसको 12 से डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा x² / 4 - y² / 3 = 1। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 + 3/4 मतलब ये बन गया √7/2। इसको संभाल के रख लो। अब इसी तरह से जो दूसरा हाइपरबोला है जिसका इसेंट्रिसिटी उसने दे रखा है तुमको e', उसके लिए भी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसको 12 से डिवाइड करेंगे, y² / 3 - x² / 4 = 1, और इसमें e' की वैल्यू हो जाएगी 1 + 4/3, दैट मीन्स टोटल वैल्यू आ गया √7/3। अब ये दोनों वैल्यूज को लेके क्वेश्चन कह रहा है e² - e' का स्क्वायर निकालना है। तो e² अगर मैं e² करूंगा तो ये बन जाएगा 7/4, माइनस e' करूंगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा e² और e' है ना, यहां पे सॉरी ये √7/√3 है, हाँ, तो ये बन जाएगा 7/3। तो एलसीएम जब लोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा आ गया है 12, 7 3 = 21, 28। तो फाइनल आंसर हो गया माइनस का 7/12, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो वी विल गो विथ बी ऑप्शन। आई होप पेपर उतना टफ नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है, तो आराम आराम से क्वेश्चंस को देखते जाओ। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार तुम्हारे पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में फिलहाल नहीं है, तो तुमको सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका है कि इट इज प्योरली इमेजिनरी।
अच्छा, प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि जब तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो रियल पार्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वेटेड टू जीरो। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए तुमको डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब आई थिंक ये काम तो तुम आराम से कर सकते हो। तो ये बन गया 2 प्लस 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा। एक बार देख लो अच्छी तरह से, इसके साथ मल्टीप्लाई उससे 3, ठीक है बिल्कुल सही है। और यहां पे आ जाएगा -6 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज 3 इंटू 2 6 है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, बट आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और नीचे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग अपना रियल पार्ट अलग कर लेते हैं पहले। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग किया, यहां पे आ गया 7i साइन थीटा, और नीचे बनने वाला है 1 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा रियल पार्ट जो है वो जीरो होने वाला है, बिकॉज प्योरली इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट ये पूरा है, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को जब मैं जीरो के इक्वल करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे वैल्यू दे देगा 2 इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2/6 दैट इज 1/3, साइन थीटा हो जाएगा 1/√3। और फिर तुम यहां से देख ही सकते हो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से थीटा की जो वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स 1/√3। ये इसके नेक्स्ट स्टेप में ही तुमको मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग सब लोगों ने किया होगा। हाँ, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें उसने तुमको पहले ही बता दिया है कि 64, 27 और 36 जो है दे आर द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी। तो pth टर्म का फॉर्मूला होता है a r के पावर में p-1, जिसकी वैल्यू दे रखी है 64 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। qth टर्म का फॉर्मूला होता है a r के पावर में q-1, उसकी वैल्यू दे रखी है 27। और rth टर्म का फॉर्मूला होता है a r के पावर में r-1, जिसकी वैल्यू दे रखी है 36। अब ध्यान से देखो, तुमको क्वेश्चन कह रहा है p प्लस 2q की वैल्यू निकालने के। p प्लस 2q मतलब ये जो p, q और r है इन्हीं के बीच में एक रिलेशन आने वाला है जब तुम p प्लस 2q निकालोगे। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको इक्वेशन 1, 2 और 3 बना लो, एंड स्टेप नंबर 1 इज टू डिवाइड दिस टू इक्वेशन। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा r टू द पावर ऑफ p माइनस q, और ये बन जाएगा 64/27, जिसको मैं लिख लूंगा 4/3 के पावर में 3। अब सेम काम क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो यहां से आ जाएगा r के पावर में q माइनस r इज इक्वल्स टू 27/36, जो कि होगा 3/4। अब इन दोनों के बीच रिलेशन लाने के लिए मैं इस पूरे के पावर को 3 पावर देने वाला हूं, मतलब दोनों साइड में क्यूबिंग करने वाला हूं। और अगर मैं ये क्यूबिंग करूंगा तो मुझे यहां पे मिल जाएगा r के पावर में 3q माइनस 3r, और ये बन जाएगा 3/4 के पावर में 3। तुम बोलोगे सर ये आपने क्यों किया, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं नंबर वाले पार्ट को रिमूव कर सकूं। अब मुझे क्या करना है, यहां पे है r के पावर में p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 4/3 का क्यूब, और यहां पे है r के पावर में 3q माइनस 3r, एंड दिस इज 3/4 के होल क्यूब के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो r के पावर में p माइनस क्यू प्लस 3q माइनस 3r आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब है बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड अप, और वो वाला साइड पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, जिसको मैं r की पावर 0 लिख देता हूं। 1 का मतलब r की पावर 0 ही हुआ। अब दोनों साइड से r काटो, तुमको निकालना था p प्लस 2q की वैल्यू, तो यहां पे आई थिंक तुमको p प्लस 2q दिख चुका है, माइनस 3r को वहां भेजोगे तो वो 3r बन जाएगा, और तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कितने लोगों ने किया है डोंट नो, बट कर लिया था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। एक तरह से ये फॉर्मूला को रिवाइज करा देगा पूरा। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो उसका सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली आगे जाके अल्फा प्लस बीटा की, तो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया। दूसरी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की,
जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा हमेशा सी बाई ए के इक्वल होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको यहां पे यूज करते ही ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ गई है। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या निकालना है, तो आई थिंक नेक्स्ट तुम्हारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका भी फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, तो एक बार फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब ये बन गया माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए। तो टोटल मिला के बन गया बी क्यूब माइनस माइनस नहीं प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब। अब तुम्हारे पास में तीनों के तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या मांग रहा है तुमसे। ये वैल्यूज अच्छे से देख लो, माइनस बी क्यूब था यहाँ पे, लेट्स पुट माइनस बी क्यूब। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो तीन वैल्यूज तुमको मिले हैं ये तीनों के तीनों आपस में जीपी क्रिएट करते हैं। अब जीपी का क्या कंसेप्ट होता है कि जो बीच वाला वैल्यू का स्क्वायर होगा, मतलब इस केस के हिसाब से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमने तो इनकी वैल्यूज निकाली हुई है, तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पे अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मैंने निकाली थी माइनस बी बाई ए, उसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ जो कि है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। अब देखते हैं यहां से क्या निकल के आता है, देखते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर सी, और नीचे आ गया a टू द पावर ऑफ 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नीचे a टू द पावर ऑफ 4 तो आ ही जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके, और ऊपर बन गया b की पावर 4 माइनस 3ab स्क्वायर सी। आई थिंक बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो कैंसिल होने वाले हैं, तो a की पावर 4 a की पावर 4 कैंसिल हो गया, b की पावर 4 b की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब जरा देखें यहां बच्चा क्या है, तो इन दोनों को वहां भेज देते हैं। तो फाइनली तुम्हारे पास में आने वाला है, अगर मैं इन सबको वहां शिफ्ट कर दूं तो ये दे देगा तुमको बी स्क्वायर माइनस 4ac लाना है ना, हाँ तो उधर ही ले जाते हैं। तो यहां 0 बच गया, ये इधर जाके बना देगा ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर मैं इसमें से ac कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से सोचो, ये जो वैल्यू है ये डेल्टा की वैल्यू होती है। डेल्टा मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से डिटर्मिनेंट को वो डिस्क्रिमिनेंट को बोल रहा है, तो डेल्टा AC 0 के इक्वल तुमने प्रूफ कर दिया है। अब ऑप्शन में तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि कहां पे ऐसा कोई ऑप्शन है, क्योंकि A देखो कहीं नहीं है। C डेल्टा इक्वल्स टू 0 हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए मुझे A को नीचे भेजना पड़ेगा, एंड दैट आई थिंक वी कैन डू, एंड फाइनली द फाइनल आंसर इज C डेल्टा इक्वल्स टू 0। 6 क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कमिटी फॉर्मेशन का। ऐसे क्वेश्चन कई बार तुम्हारे पेपर में देखे जाते हैं, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में 4 मैन हैं और 6 वुमेन हैं, और तुम्हें जो कमिटी बनानी है इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 मैन। एटलीस्ट 2 मैन के साथ साथ वुमेन का क्या कंडीशन है कि जितना तुम मैन लोगे वुमेन ट्वाइस एज मैनी वुमेन एज मैन। तो एटलीस्ट 2 मैन का मतलब है तुम यहां 2 मैन ले सकते हो, 3 मैन ले सकते हो। अगर तुमने 2 मैन लिया तो वुमेन तुमको इसका डबल लेना है, मतलब 4 लेना है। और अगर तुमने 3 मैन लिया तो वुमेन इसका डबल होगा, दैट मीन 6 होगा। यहां तुम 4 नहीं ले सकते क्योंकि इसके लिए तुमको 8 वुमेन करना पड़ेगा, जबकि 8 वुमेन है ही नहीं। तो तुम्हारे केस बने सिर्फ 2, 4c2 इंटू 6c4 प्लस 4c3 इंटू 6c6। 4c2 की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, ये तुमको देगा 6, और 6c4 की वैल्यू निकालोगे तो 15। 4c3 4 होता है, 6c6 1 होता है, तो 90 यहां से आया, 4 यहां से आया। करेक्ट आंसर इज 94। अब सर्च कर लो कौन से ऑप्शन में है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 8वां क्वेश्चन। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में मैंने बताया था कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर तुम कर रहे हो जिसके अंदर
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले के लिए यहां पे सम ऑफ द कोफिशिएंट हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 128 के इक्वल दिया हुआ है। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 2 की पावर n इक्वल्स टू 128 और 2 के पावर में 7 जो होता है वो 128 के इक्वल होता है, तो n तुमको मिल गया 7। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n, जो कि तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 7 है, उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना 7 प्लस 1 8, मतलब टोटल टर्म्स खुलने के बाद 8 मिलेंगे, तो इसके जो 2 मिडिल टर्म्स होंगे वही तुम्हें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देंगे। दैट मींस या तो 7c3 या फिर 7c4। अब इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, दोनों ही केस में तुम्हारा जो आंसर होगा वो 35 के इक्वल होगा। सो करेक्ट आंसर इज 8 इज ए। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 साइड्स दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग सीधा साइन रूल को यूज करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इस डायमेंशन के साथ कोई ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो एंगल बी है 60 डिग्री, तो यहां पे साइन 60 डिग्री अपॉन स्मॉल बी की वैल्यू है 3, एंगल सी से हमें आइडिया लग ही जाएगा, स्मॉल सी है मतलब साइड सी की वैल्यू है 4। साइन 60 होता है √3/2 इंटू 3, इस 4 को यहां भेज देते हैं और देखते हैं कि साइन सी हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो साइन सी हमें वैल्यू दे रहा है 2√3/3, जिसको बहुत ज्यादा हुआ तो मैं लिख सकता हूं साइन सी इज इक्वल्स टू 2/√3। अब साइन सी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब 2 अगर देखें और √3 देखें तो 2 छोटा नहीं है, 2 बड़ा हो गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में 2 जो है अगर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और √3 हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपोटेनियस की लेंथ हो गई है परपेंडिकुलर से छोटी। तो इस डायमेंशन के साथ कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, हेंस आंसर इज डी ऑप्शन, नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, 0। आखिरी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने पेपर के स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन टफ रख दिए थे, बट नीचे की तरफ क्वेश्चंस आसान है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था, मैंने बता दिया था। क्वेश्चन सिंपल सा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू दे रखी है तुमको π/4 के इक्वल, और तुमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस b का, जो कि होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। अब tan इनवर्स को यहाँ सेंड कर दो, वहां जाके वो बन जाएगा tan π/4, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, और अगर मैं एक्स वाई को यहां ले आऊं तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, ये पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर कैसा था कमेंट में जरूर बताना। यस, आई डू एग्री कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अच्छा खासा टाइम और दिमाग लगा है, बट यस करंट ट्रेंड ऑफ पेपर के हिसाब से एनडीए ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। सो इस तरह के पेपर्स को अगर तुम डेली नहीं भी दे पा रहे हो, बट इफ यू आर सीइंग द सॉल्यूशन, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस पेपर को दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, मार्क्स भी मिल रहा है और इवनिंग में डिस्कशन भी कर पा रहे हैं हम लोग इस पेपर का, सो दैट विल रियली हेल्प देम ए लॉट। तो मार्क्स के बारे में ज़्यादा ना सोचो, लेकिन इंप्रूवमेंट मुझे दिखी है कुछ बच्चों में, तो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। तो आई जस्ट नीड कि ये इंप्रूवमेंट सारे बच्चों के अंदर मुझे देखने को मिले। सो इस विश्वास के साथ लेट्स क्लोज दिस पर्टिकुलर वीडियो। कल फिर मिलेंगे न्यू पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।